हेलो 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 वेलकम बैक टू एकेडमाइल ऑनलाइन गाइस। दिस इज राज। और कल के लेक्चर में मैंने इस बैच की शुरुआत कर दी थी स्टैंडर्ड 12th का मैथ्स पार्ट 1 यानी मैथमेटिकल लॉजिक। कल के लेक्चर में मैंने सारे बेसिक्स बताए और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। सारा का सारा चैप्टर जैसे कि मैंने कल बताया था बहुत इजी है, 8 मार्क का वेटेज है। और मैंने ये भी कहा था कि इस चैप्टर में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब इसका कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, इसका अश्योरेंस मैं देता हूँ अगर आप इसमें पूरा फोकस करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.1। तो कल मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 टेबल्स बना के दिखाए थे मैंने, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, एंड, और, इफ, देन एंड इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम लोग एंड, और कंडीशनल और बाय कंडीशनल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो 4 कनेक्टिव्स हमने पढ़े थे। अब एक्सरसाइज 1.1 में हम कनेक्टिव्स को तो शायद टच नहीं कर रहे हैं या करेंगे भी। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए, हमें बताना है इन सेंटेंसेस में कौन से स्टेटमेंट है कौन से स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, ये अपने बोर्ड पे ले लेते हैं हम इसको। लेट अस टेक इट on our board. State which of the, sorry, okay, just a second. Just a second. तो पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं आ पाया, ये आगे वाला, बट यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट जस्टिफाई, इधर आगे लिखा है जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले तो पता लगाना है कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैंने आपको कल बताया था स्टेटमेंट किसको कहते हैं हम, स्टेटमेंट हम कहते हैं उन चीज़ों को, उन सेंटेंसेस को जिसको हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो ट्रू या फॉल्स है या नहीं है। ठीक है, हम किसको कहते हैं स्टेटमेंट, उन सेंटेंसेस को, उन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं जहां पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। सॉरी, अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है तो हम कहेंगे कि वो स्टेटमेंट नहीं है भैया। तो यहां पर आ जाओ, सबसे पहले यहां पे दिया गया 5 + 4 = 13। क्या दिया गया है, 5 + 4 = 13, ऐसे दिया गया यहाँ पर। तो 5 + 4 = 13 यहाँ पे दिया गया, तो हमें पता है कि यार ये फॉल्स है, क्योंकि 5 + 4 जो होता है वो 9 होता है। हमें क्या दिया गया है, 5 + 4 = 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13। हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। जहाँ पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा 5 + 4 = 13 इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, मैं थोड़ा सा मिटा के आपको लिख के दिखाता हूँ आंसर। हम लोग लिखेंगे 5 + 4 = 13, लिखने का इट इज अ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट। और फिर लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू भी पूछा उसने, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, आपको बड़े अक्षरों में लिखना है फॉल्स, क्योंकि ये झूठ है। 5 + 4 13 नहीं होता है, बट हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि झूठ है या सच है, इसलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट है। x - 3 = 14। अब यहाँ पर थोड़ा सा घपला है। प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा वैल्यू है, मतलब अगर मैं 17 में से 3 माइनस करूँ तो मुझे 14 आ जाएगा। मतलब एक ही वैल्यू ऐसा है x का जहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आंसर 17 में से 3 माइनस किया तो 14 आएगा, बट हमें x का एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है या एक सस्पेंस है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये एक ओपन स्टेटमेंट है, पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब ये ट्रू है या फॉल्स, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। हम लिखेंगे इट इज ए ओपन स्टेटमेंट, मतलब वो राइट ट्रू हो भी सकता है और फॉल्स भी हो सकता है तब, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लिखेंगे इट इज एन ओपन स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट नहीं, ओपन सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे उसका ट्रूथ वैल्यू, तो यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे आते हैं क्लोज द डोर। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज द डोर क्या होता है। क्लोज द डोर जो है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 4 टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव। ये चारों सेंटेंस हमने कल डिस्कस किए थे। तो अगर आप कल का लेक्चर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्लोज द डोर जो होता है इट इज ए काइंड ऑफ कमांड और रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो क्लोज द डोर जो है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई विल राइट डाउन इट इज an imperative sentence, therefore it is not a statement। और स्टेटमेंट नहीं भैया तो आपको ये डिसाइड भी नहीं करना है कि ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कि हम डिसाइड कर ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, हम बता नहीं पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम बता नहीं सकते। जब भी आपको ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट है, देन ओनली यू हैव टू राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट। और आपको ये मालूम पड़ गया कि ये स्टेटमेंट ही नहीं है, तो जब वो स्टेटमेंट नहीं होता आप किसी सेंटेंस का डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी है या एफ है। ठीक है, अभी आते हैं 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको लगता है 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि 0 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लिखेंगे इट इज a statement, it is a statement which is false। क्या है वो, false है। therefore its truth value is, आपको लिखना है यहां पर f। ठीक है, प्लीज, अभी उसके आगे लिखा गया है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। दिस इज अगेन कमांड और रिक्वेस्ट, यानी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं लिखूंगा इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर वी कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नहीं है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले से 15 क्वेश्चन आपको दिए गए, तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा कौन सा स्टेटमेंट है, और अगर स्टेटमेंट है कि उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। जो स्टेटमेंट नहीं रहेगा, मैंने आपको फिर से बता दिया कि कभी भी उसका हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द 5th तक तो मैंने ले लिया था, 6, 7 तुम लोग कर लोगे। अच्छा कर लेते, चलो 6, 7 भी ले लेता हूं मैं, 6, 7 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, इट इज अ स्टेटमेंट, हम डिसाइड कर पा रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैन बी सिमिलर, तो हम लोग लिखेंगे इट इज ए स्टेटमेंट। हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है। इट्स एंड, ऐसा लिखने का, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू पूछा है उसने, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, क्योंकि ये ट्रू है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर प्रॉब्लम है, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर वही खुद नंबर आ जाएगा, ऐसा एक ही नंबर है 1। ये सारे नंबर पे अप्लाई करता है क्या? नहीं। 2 का स्क्वायर क्या 2 होता है? 3 का स्क्वायर 3 होता है क्या? 4 का स्क्वायर 4 होता है क्या? ये सिर्फ एक ही नंबर के लिए ट्रू है। इसलिए यहां पर अब जब मुझे x का वैल्यू, इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी नंबर, तो हम यहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है फॉल्स है। मान लो x का वैल्यू 2 आ गया तो ट्रू आएगा, नहीं आएगा। x का वैल्यू अगर मान लो 1 है तो ट्रू आएगा, बट जब हमको x का वैल्यू ही नहीं पता तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। अगर ये ओपन स्टेटमेंट है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और हम सेंटेंसेस उठाते हैं यहाँ से। और 7 सेंटेंस हो गए, 8वां सेंटेंस, 8 से लेके और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ऐसा लगे कि सर ने कुछ स्किप कर दिया है। तो वी विल टेक ऑल द 15 क्वेश्चंस एंड ख़त्म करते हैं इसको। चलो 14 ही आ गया, 14 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो,
अभी सबसे पहले क्या दिया है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। आपको पता है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इसका वैल्यू 0 को इक्वल आता है तो आपको एक ही रूट आएगा। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो आपको 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ गया, आपको एक भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मैक्सिमम कितने रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं। तो यहां पर आप समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं यहां पर कि ये ट्रू है कि फॉल्स, हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना, हमें हमारे अंदर ये सेंटेंस पढ़ के हम ये बता पा रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब मैं डिसाइड कर पा रहा हूं कि स्टेटमेंट है। तो मैं लिखूंगा इट इज एन, इट इज नॉट एन, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट है तो हम लिखेंगे, सॉरी, हम लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ट्रू आ गया। ठीक है, चलो अब इस पे डू यू लाइक मैथमेटिक्स, अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मैथमेटिक्स पसंद है या नहीं पसंद है, मतलब मैं किसी को पूछ रहा हूं। दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे मतलब देखिए आपका स्टेटमेंट तभी आता है जब, देखो 4 टाइप के स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होने पे ये चांस होता है कि वो स्टेटमेंट बने। अगर वो इंट्रोगेटिव है, अगर वो इंपरेटिव है, अगर वो एक्सक्लामेटरी है तो कभी स्टेटमेंट नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव sentence, therefore it is not a statement, therefore it is not a statement। ये स्टेटमेंट है ही नहीं भाई लोग, फिर अपने को इसको छोड़ देना है। अभी इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पर, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब हम यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। वो कह रहा है कि सन सेट करता है वेस्ट में, हाँ ये सच है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, और ये सच भी है कि सन जो है वो वेस्ट में सेट होता है। इट इज ए स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, तो आपको यहां पे लिखना है टी। अब ये वाला लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? रियल नंबर थे पूरे के पूरे नंबर लाइन पे आ जाएंगे, रियल नंबर सारे इस नंबर लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। सारे होल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो है ना, हम डिसाइड कर पा रहे हैं ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। मैं लिखूंगा इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ये झूठ है, ठीक है, ये झूठ है। उसके बाद क्या है, मैं इसको मिटा दूं क्या? मुझे जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। लेट मी रब दिस, ओके लेट मी रब दिस, ये रब कर देते पूरा, सॉरी। अच्छा ये इसके ऊपर चला गया, मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, वापस ले लेता हूँ। ओके, अभी मैंने कहाँ तक किया था? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो 3 क्वेश्चन मैं वापस ले लेता हूँ। 12 के आगे 12 to 15, ठीक है, ये आ गया 12 to 15। कैन यू स्पीक इन मराठी, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कैन यू स्पीक इन मराठी। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, therefore it is not a स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नहीं है तो हम ट्रू और फॉल्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अभी यहाँ पर x² - 6x - 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और वो बोल रहा है कि ये 0 कब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 7 आ जाएगा। चेक करके देखें क्या हम लोग, एक्स स्क्वायर के जगह पे 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, 6 7 जा 42 माइनस 7, 49 माइनस 42 इज 7 माइनस 7, आंसर इज 0। तो ये ट्रू आता है। तो हम लिखेंगे द अबव स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है। और हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि x का वैल्यू हमको दे दिया है। अगर x का वैल्यू हमको नहीं देते ना तो ये एक ओपन स्टेटमेंट बन जाता, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता ही नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो ट्रू और फॉल्स है, तो वो एक ओपन स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर x का वैल्यू दिया है तो हम बोलेंगे इट इज ए स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब ये एक ना डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने लास्ट ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड में आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ना, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आई थी। और द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हम लिखेंगे इट इज अ statement, its truth value is true वापस। ठीक है, it rains heavily। अब it rains heavily जो है ना, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब हरदम थोड़ी heavily रेन करता है, it rains heavily। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे लिख देंगे 15th, हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट या फिर हम लिखेंगे इट इज़ ए ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट में भी हम डिसाइड नहीं कर पाते, इट इज़ ओपन स्टेटमेंट, और यहाँ पर हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ट्रू है कि फॉल्स है। इट इज़ अ ओपन स्टेटमेंट, मतलब ये फिक्स चीज़ नहीं है कि वो रेन हैवली होगा ही। ठीक है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स, इसलिए हम लिख देंगे इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, ऐसा लिख देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कि क्या है उसमें। आप इसको आराम से, आपको चाहिए तो जितने भी पेजेस मैंने किए हैं, ये फर्स्ट पेज है, इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। इसका जो नोट्स है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ये सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो मैंने क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व किया, और यहाँ पर क्वेश्चन 15 तक पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये सारे का सारा नोट्स आपको मैं डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला। तो क्या है अभी नेक्स्ट, क्या है देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको ये दिया हुआ स्टेटमेंट जो है इसको सिंबॉलिकली लिखना है। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको समझाता हूं, मैं अभी तुरंत समझाता हूं मैं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा 7 का 7 क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये 7 क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पे आ गए हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस मेरे बोर्ड पे आ गए। ये दिख रहा है कि मैं देख लूँ एक बार, इफ इट इज विजिबल और नॉट, इफ इट इज विजिबल और नॉट, ये दिख रहा है। तो खाली ऊपर का ये नहीं दिख रहा है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, ये देखो ये नहीं दिख रहा है आपको, अब दिखाई देता होगा। और यहाँ पे लिखा गया है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो दोनों स्टेटमेंट को ना हम लोग ऐसा लेंगे कि मान लो कि P जो है वो है नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ऐसा है ये महाराष्ट्र, ये P हो गया। दूसरा स्टेटमेंट वहां पर दिया गया, उसको हम क्यों लेते हैं कि चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये आ गया हमको 2 चीज़ें, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ऐसे 2 चीज़ें दी गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, P और यहाँ पर बीच में यूज़ क्या किया गया, एंड यूज़ किया गया है। और मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एंड का सिंबल क्या है, ऐसे उल्टा V होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये P हो गया, बीच में एंड आया है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो हम इसको लिख देंगे P एंड Q। क्या लिख देंगे, P एंड Q। वेट ए सेकेंड,
तो इसका फाइनल स्टेटमेंट आएगा P एंड Q। ये इसका सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है ये, बहुत इजीली, और ये एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी कर रहे हैं इसको, ये बोर्ड्स में भी आता है, ये आपके एंट्रेंस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मतलब है तो बहुत आसान, बट ये आता है, थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट वर्जन आपको एग्जाम में आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्राइंगल इज इक्विलैट। अभी देखो यहां पर, मैं यहां पे लिखता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे लिखा गया है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, दो सेंटेंस है इसके अंदर। तो पहला सेंटेंस में लिखूंगा, सेकंड वाला मैं लिखूंगा ट्राइंगल, लेट P जो है, P इज ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। क्या है? इक्विलैटरल। Q क्या है? ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, दो चीजें दी गई हैं, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, और दोनों के बीच में दिया गया है और। दोनों के बीच में क्या दिया गया है? और। यहां पर देखो और दिया गया है, तो और का सिंबल आपको पता है क्या होता है, तो हम लिखेंगे P और Q। ये इसका सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। एकदम आसानी से आ जा रहा है, एकदम आसानी से आ रहा है। आपको लग रहा है कुछ डिफिकल्टी इसके अंदर? कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको दो सेंटेंसेस को नेमिंग करना है, ये P है और ये Q है, और बाद में उधर एंड है या और है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऐसे सिंबल्स दे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर का वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं हम लोग कि एंगल इज राइट एंगल अगर उसका मेजर 90 डिग्री है। तो हम यहां पे लेंगे लेट P क्या आएगा? एंगल इज राइट एंगल। एंगल क्या है? राइट एंगल है। Q क्या लूंगा मैं? इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। दो सेंटेंस आ गया, एक कह रहा है कि एंगल राइट एंगल है, P सेंटेंस कह रहा है कि एंगल राइट एंगल है, Q क्या कह रहा है? उसका मेजर 90 डिग्री है। और दोनों को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो P है और Q है, और उन दोनों के बीच में क्या है? इफ एंड ओनली इफ। क्या है दोनों के बीच में? इफ एंड ओनली इफ। दिखाई दे रहा है ना आपको? इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ का जो सिंबल होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये टू साइडेड एरो होता है, टू साइडेड एरो। तो ये स्टेटमेंट को मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इफ एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो इतना आसानी से मैंने इसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर क्या दिया गया है? एंगल इज, क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब यहां पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं मैं यहां पर आपको। तो वेयर शुड आई डू दिस? मैं यहां पर इसको करता हूं, यहां बीच में करता हूं मैं, यहां पे जगह है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे लिखता हूं। देखो यहां पर ना दो निगेटिव दिया गया कि एंगल ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है। ना तो आ रहा है, ना टू डांस है ना टू। वैसे ये ना तो यहां पे भी ना है, यहां पे भी ना है, दोनों साइड ना है यहां पर, ठीक है, दोनों साइड ना है, नाइदर नॉर। तो लेकिन जब हम सेंटेंस लेंगे ना तो इसको कभी भी पॉजिटिव लेते हैं। मैं बोलूंगा एंगल इज एक्यूट, P क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, एंगल इज एक्यूट, P आ जाएगा, एंगल इज एक्यूट। Q क्या बोल रहा था? वो बोल रहा है कि ना तो वो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है, लेकिन हम ना तो को ध्यान नहीं देंगे, नाटू को ध्यान नहीं देने वाले हम लोग। हम लिखेंगे यहां पर एंगल इज ऑब्ट्यूज। क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल इज ऑब्ट्यूज। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर क्योंकि मैंने दोनों को क्या लिया? पॉजिटिव लिया, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूज, और ये क्या है? ना तो वो एक्यूट है ना तो वो ऑब्ट्यूज है। जब ना तो है, जब नाटू है, तो यहां पर आ जाएगा निगेटिव ऑफ P और निगेटिव ऑफ Q, क्योंकि ना तो वो एक्यूट है ना तो वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और उनके बीच में नॉर आया, नॉर का मतलब होता है और। तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट क्या आया कि एंगल
निगेटिव पी लिया ना मैंने, इसको निगेशन बोलते हैं, जो सिंबल है ना ऐसा वाला, इसको निगेशन बोलते हैं। हम आगे आएगा ये, लेकिन मैं इसको अभी आपको बता दे रहा हूं। ना तो P एक्यूट है और ना तो वो ऑब्ट्यूज है, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया होगा, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है ना वो शायद ऐसा लिया होगा कि P इज नॉट एक्यूट, P इज नॉट ऑब्ट्यूज, और फिर उन्होंने P और Q लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन वो उससे बेटर आंसर ये है, क्योंकि अभी आपके पास निगेशन नहीं आया, इसलिए आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर जो है ना निगेशन में नहीं दिया गया है। अब इसके आगे जब निगेशन आएगा तो आपको आंसर ऐसे आना चाहिए। मेरा बात समझा? तो जो अगर टेक्स्ट बुक में आंसर अगर दिया रहेगा P और Q, तो यहाँ पे लिखा रहेगा नॉट और नॉट। मैंने नॉट नहीं लिखा, इसलिए मैंने निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q ले लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग पीछे अगले पेज पे। चलो, मुझे फिर से लेना पड़ेगा वो क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेता हूँ। कौन सा तक किया मैंने? हाँ, एक्यूट और ऑब्ट्यूज तक किया मैंने, तो ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5th 6th 7th। ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे हमारे। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ABC, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, और मेजर एंगल प्लस मेजर एंगल C क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम P लेंगे पहले। P क्या आएगा मुझे? ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। कहाँ पे है? राइट एंगल्ड एट B पे है, ठीक है। Q क्या लेंगे हम? Q लेंगे कि एंगल मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो स्टेटमेंट तुमको समझा भी देता हूँ मैं। ये समझो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये C है और B यहाँ पर है। वो कह रहा है अगर B 90 डिग्री है ना, तो एंगल C और एंगल A को प्लस करने पे 90 डिग्री आएगा। और इसने क्या बोला? इफ और देन यूज किया है। क्या यूज किया है? इफ देन। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि जब भी इफ देन का सिंबल रहेगा, इफ और देन का सेंटेंस रहेगा, तो हमको वन साइडेड एरो को हम एज ए सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखो वो कह रहा है कि अगर ABC राइट एंगल B पे है, तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C 90 आएगा। तो इसी स्टेटमेंट को मैं अब लिख देता हूं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो P और Q में सिंबल लगने वाला है, और कौन सा सिंबल लगेगा? इफ देन का। कौन सा सिंबल लगेगा? इफ देन का। तो इस तरह से ये वाला 5th वाला क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 5th था। अभी 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ वाला सेंटेंस है ये। शी रन्स फास्ट। तो हम लोग यहां पे लेंगे P, हिमा दास विंस गोल्ड। मैं Q लेता हूं यहां पे लिखा है इफ शी रन्स फास्ट, तो यहां पे मैं लूंगा शी रन्स फास्ट। दो स्टेटमेंट आ गए, हिमा दास विंस गोल्ड, शी रन्स फास्ट, और इन दोनों के बीच में लिखा है इफ एंड ओनली इफ। तो मैं ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दूंगा सिंबॉलिकली। P और Q है और वहां पर इफ एंड ओनली इफ है, और हमें पता है कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल साइडेड एरो। तो P और Q के बीच में इस तरह से डबल साइडेड एरो आ जाएगा। उसके बाद क्या है? X इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर। तो यहां पर क्या दिया है? X इज नॉट ए इरेशनल नंबर, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली लिखूंगा। मैं इसको क्या लिखूंगा? P X इज अ या एन इरेशनल नंबर। क्या लिखा मैंने यहां पर? X इज एन इरेशनल नंबर। उसने बोला था कि नहीं है, लेकिन मैंने कैसा लिखा है? पॉजिटिव लिखा है कि वो है, बट इट इज ए स्क्वायर। Q क्या लिखा हुआ है? इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो क्या बोल रहा है? X इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है। तो मैं इसको लिखूंगा क्योंकि इसने क्या बोला यहां पर? इज नॉट ए इरेशनल नंबर, और मैंने क्या लिया? इज ए इरेशनल नंबर P को। तो मुझे लेना पड़ेगा निगेशन ऑफ P।
और बट क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो हर एक कंजक्शन जो होता है उसको हम एंड समझते हैं। तो यहां पर आएगा एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ये देखो ऐसे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो है वो इसका स्टेटमेंट है। नहीं समझे, वो कह रहा है कि x इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो मैंने लिखा x इज ए रैशनल नंबर। मैंने यहाँ पे माइनस पी क्यू लिखा, निगेशन ऑफ पी क्यू लिखा, क्योंकि यहाँ पे नॉट था और मैंने नॉट नहीं लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि इट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो मैंने लिखा इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, और उन दोनों के बीच में बट था इसलिए बीच में एंड आ गया, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज अवर स्टेटमेंट। इसका भी नोट्स में आपको जो भी मैंने अभी सॉल्व किया है, ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर और 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ये इसके भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आगे जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सबका ट्रूथ वैल्यू लिखने का है, मतलब यहां पर पहले इसको आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के बाद उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है यूजिंग द टेबल रूल। मैंने आपको टेबल रूल लास्ट लेक्चर में बताया था। तो चलिए इसको पहले हम यहां से उठा लेते हैं, इसको लेकर चलते हैं हमारे बोर्ड पर। 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मेरे बोर्ड पे आ गया, ये देखो। आई होप ये वाला पार्ट दिखाई देता होगा। लेट मी चेक इफ इट इज विजिबल और नॉट। दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको, मुझे पता नहीं आपने लास्ट लेक्चर देखा या नहीं देखा, फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ। एंड के टेबल में आपको पता है कि एंड का रूल क्या है। एंड का रूल कहता है कि अगर दोनों भी ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आता है। और क्या बोलता है, दोनों भी अगर फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। और इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल या इफ देन, ये कहता है कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, डबल इम्प्लीकेशन कहता है कि दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, यानी सेम स्टेटमेंट्स रहेंगे तो उसका आंसर ट्रू आता है। तो मैंने सारे के सारे जो 4 इट इज नॉट वर्किंग, 4 जो स्टेटमेंट्स हैं उसके मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिए। ठीक है, ये अभी यहाँ पर काम आने वाला है हमको। तो यहाँ पर देखो, ये अगर आप कल का लेक्चर देखोगे ना, कल का लेक्चर अगर आप ऑनलाइन जो मैंने वीडियो डाला है इस हमारे चैनल पे, उसको आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्टली समझना चाहते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द लास्ट लेक्चर, उसको देखो अच्छी तरह से, तो ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो अभी हम आते हैं इस पे, यहाँ पे पूछा राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। अब इसको समझो आप। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। यहां पर कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, और कनेक्टिव यूज किया गया है, मतलब ये वाले सिंबल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट P है जिसको हम लिखेंगे 4 इज ऑड, ऑड नंबर हम बोल सकते हैं। Q लिखूंगा मैं 4 इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब दोनों को देखो, 4 इज ऑड झूठ है, ये एक स्टेटमेंट तो है पर झूठ स्टेटमेंट है। 4 ऑड होता है क्या, नहीं, 4 इवन होता है, तो ये झूठा स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू, थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, यहां पे लिख लेता हूं फॉल्स। फिर यहां पे देखो, ये भी झूठ है, 4 प्राइम थोड़ी होता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, यहां पर अभी Q इज, ये भी फॉल्स है क्योंकि 4 प्राइम नंबर भी नहीं होता है। समझ में आया, ना तो 4 ऑड है ना तो 4 प्राइम है। अब इसको हमको ना इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। और अब यहां पर देखो, हमें दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और है, तो यहां पर मतलब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, P और Q। P का वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है, Q का वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है, और कनेक्टिव कौन सा है, और है। तो और का मैंने क्या बताया था, दोनों फॉल्स आएंगे तो उसका आंसर, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। तो F और F क्या बनता है, फॉल्स बनता है। तो आप यहां पर फाइनल लिखोगे, आप यहां पर फाइनल लिखोगे दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ
above statement is false, ऐसा आप लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं फिर से समझाता हूं आपको यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। अच्छा 1 इज प्राइम लिखा है, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको 4 समझा, आई एम सो सॉरी, मैंने रॉन्ग सॉल्व किया इसको। 1 इज प्राइम लिखा है, मैंने यहाँ पे 4 इज प्राइम लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये 1 इज प्राइम लिखा है तो 1 प्राइम एक्चुअली नहीं होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यहाँ पर चेंज क्या आएगा, आप यहाँ लिखोगे 1 इज प्राइम, और हमें पता है कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बाकी सब राइट है, खाली यहाँ पर 1 इज प्राइम लिखना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही है क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है। ठीक है, तो P और Q लिखा मैंने, देखो 4 इज ऑड, तो ऑड तो 4 होता नहीं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें आता है फॉल्स। 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स है, तो इस स्टेटमेंट का हमको वैल्यू आ रहा है फॉल्स। हमें पता है कि दोनों के बीच में कनेक्टिव क्या लगा है, और, तो पहले वाले का भी वैल्यू f है, फॉल्स है, दूसरे वाले का भी वैल्यू f है, और अगर मैं रूल देखूं, अगर और लगा हुआ है, दोनों फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है, तो दोनों फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल तो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो नोट्स वाले पार्ट में ये नहीं आएगा। आपको चाहिए तो आप इसको रुक के पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि ये नोट्स में मैं नहीं दे पाऊंगा, कि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ, इसको हैंग हो गया क्या? एक सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको हटा देते हैं, ये भी पूरा जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर एक नया, 1 मिनट को यार, आई कैन नॉट रब दिस ऑल, जस्ट ए सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज, एक्चुअली 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 46 इज ए प्राइम नंबर, तो 46 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 23 के टेबल में आता है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट। P क्या लिखते हैं, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ट्रू है। Q क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर, तो 46 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 46 23 के टेबल में आता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू इसका। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू आएगा, ट्रू है। 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64, तो इसका ट्रूथ वैल्यू T आ गया। इसका देखते हैं, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स क्योंकि 46 प्राइम नंबर नहीं है। ट्रूथ वैल्यू जो आएगा इसका विच इज फॉल्स। और अब इनके बीच में रिलेशन क्या दिया गया, एंड का, कनेक्टिव क्या है, एंड का। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, एंड है, तो हम यहां पे लिखेंगे P एंड Q, P एंड Q। बट P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है, ट्रू है। बीच में क्या है, एंड है, और Q का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब देखो एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है यहां पर, तो ये ट्रू नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया, फॉल्स आया। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, या फिर F। समझ में आया? तो टोटल ये पूरे सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू ओवरऑल क्या आया, फॉल्स आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज ट्रू, 46 इज ए प्राइम नंबर इज फॉल्स। दोनों में कनेक्टिव क्या है, एंड है, P एंड Q, तो ट्रू एंड फॉल्स आए यहां पर। बट एंड का रूल क्या है, एंड बोलता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू मुझे क्या आया, इसका पूरे सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू क्या आया, मुझे फॉल्स आया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। यू गेट दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके यूनिट में, आपके सेमेस्टर में, आपके बोर्ड्स में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको कॉपी कर रखना है। मैं इसको नोट्स में दे नहीं पाऊंगा कि मुझे इसको मिटाना है, तो प्लीज़ इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, एंड सो दैट
हम आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये पूरे को ले लिया मैं, फिर से टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, यहाँ तक लेते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं, NO भी मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है क्या? यस, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो पहले यहाँ पे लिख लो P क्या है? 5 इज प्राइम नंबर। ठीक है, अभी Q देखते हैं। Q 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94। अब यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि P प्राइम नंबर है, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ रहा है? इसका ट्रुथ वैल्यू आ रहा है P। ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? सॉरी मैं P लिख रहा हूँ यहाँ पर, आई एम सो सॉरी। ट्रुथ वैल्यू, ये ट्रू है ना, 5 इज ए प्राइम नंबर, ट्रू चीज़ है, ट्रू लिखा हुआ है। 5 प्राइम नंबर होता है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ट्रू, तो मैंने लिख दिया P लिख दिया। ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? T। ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q 794 को डिवाइड नहीं करता है, हमें डेसिमल में आंसर आएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे दिस इज फॉल्स, कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। तो फिर से पहले जैसा अभी P एंड Q आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? P एंड Q। P एंड Q, P का ट्रुथ वैल्यू क्या है? P का ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, बीच में एंड है, और बाद में इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। जब ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये पूरे स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 सेंटेंसेस थे, लिखा था कि 5 इज़ ए प्राइम नंबर जो कि ट्रू है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि 7 डिवाइड्स 94 जो कि फॉल्स है। दोनों में एंड का रूल है, दोनों में एंड यूज़ किया गया है, एंड कनेक्टिव यूज़ किया है। तो P का ट्रू, Q का फॉल्स, दोनों में एंड है। एंड कहता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है, तो उसका आंसर फॉल्स आ गया। तो पूरे स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स आ रहा है। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 को हटा देते हैं। ये फिर से पूरे इसको कवर कर रहा है, आई डोंट वांट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एकदम अलग सा क्वेश्चन है, एकदम अलग सा क्वेश्चन है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन में 2-2 स्टेटमेंट्स थे, 2-2 सेंटेंसेस थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस है कि 5 इज ए रियल नंबर, और वो ट्रू नहीं है और वो सच नहीं है। तो हम लोग एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट लेंगे, P लिखेंगे। यहाँ पर P क्या आएगा? 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। बट उसने क्या बोला? ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका? मेरा स्टेटमेंट आएगा ये कि माइनस P। क्या आ जाएगा मेरा स्टेटमेंट? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ये ट्रू नहीं है, सच नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा, माइनस P आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये इसने कहा है ना, इसने क्या कहा है कि ये ट्रू नहीं है, 5 माइनस 3i रियल नंबर है, ये ट्रू नहीं है। पर ये नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसके अंदर जो है, सॉरी, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का उल्टा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ i आया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली। ये सच नहीं है कि ये रियल नंबर है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ये सच है कि झूठ है? तो निगेशन ऑफ P, ऐसा लिखने का, इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P इज ट्रू। क्या है वो? ट्रू। तो ये पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर द अबव स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है, ये सच है,
वो क्या कह रहा है कि इट इज नॉट ट्रू। अगर आप इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो तो 5 - 3i इज रियल नंबर, बट ये रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये भी तो लिखा गया कि ये सच नहीं है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये सच है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं आपको समझा पाया। देखो 5 - 3i क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर होता है। इसने क्या लिखा, अगर ये पार्ट आप नहीं देखोगे तो इसने लिखा है 5 - 3i इज अ रियल नंबर, जो कि सच नहीं है। तो इसने वो चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि हाँ ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है कि ये 5 - 3i रियल नंबर है, इसका मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो t आएगा, ट्रू आएगा। आई होप मैंने तुमको ये समझा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हमको। एक स्टेटमेंट लिखा है कि 3 × 5 इज इक्वल टू 8 और दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया 3 + 5 इज इक्वल टू 15। हमें पता है कि 3 × 5 = 15 होता है, 8 नहीं होता, और 3 + 5 15 नहीं होता, 8 होता है। सॉरी, इसका मतलब दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? झूठ है, फॉल्स है। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। P स्टेटमेंट क्या है? P इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 8। Q क्या है? आई शुड नॉट राइट इट, ऐसे लिखना पड़ता है। Q इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 15। ये स्टेटमेंट 3 × 5 = 8 थोड़ी होता है, तो लिखेंगे इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। दोनों का फॉल्स आ गया। दोनों के बीच में इफ और देन है, मतलब P इंप्लाइज टू Q, इसको बोलते हैं इफ देन। तो P इंप्लाइज टू Q मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू भी F है, इसका ट्रूथ वैल्यू भी F है। F इंप्लाइज टू F। इंप्लीकेशन क्या बोलता है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं, तो ये फॉल्स नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया? ट्रू। तो हम यहां पर फाइनल लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबव स्टेटमेंट इज एफ। सॉरी, ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। आई एम सो सॉरी, ये ट्रू आ गया क्योंकि यहां पर ट्रू आया फाइनली। समझ में आया ना? देखो इसने ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स था, ये देखो फॉल्स। 3 + 5 15 नहीं होता, ये भी फॉल्स है, देखो फॉल्स। दोनों के बीच में क्या है? इफ देन का कनेक्टिव यूज किया है। इफ देन मतलब P इंप्लाइज टू Q। P का वैल्यू भी फॉल्स है, Q का वैल्यू भी फॉल्स है। इंप्लाइज का रूल लगा है। इंप्लाइज का रूल क्या बोलता है? पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो ही फॉल्स आता है, नहीं तो क्या आता है? ट्रू आता है। तो यहाँ पर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स ऐसा नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू फॉल्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसलिए टोटल वैल्यू क्या आ गया मुझे? इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू। तो पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया मुझे? ट्रू आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इसके अंदर। लेट मी रब दिस और हम लोग जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। अच्छा, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ वाला है, इसको आप खुद से कर लो। 2 क्वेश्चन और है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी और है, निगेशंस वाला क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट वन। आज ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इफ द स्टेटमेंट ऑफ P Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R और S जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया है इसका आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। रुको मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। अब ये मेरे रेंज में आ जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ले जाता हूँ टेक्स्ट बुक पे और सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा मेरे बोर्ड पे आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है। ये देखो आ गया ब्लैक बोर्ड पे एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो, आई होप दिस इज विजिबल, लेट मी चेक, क्योंकि हाँ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि अब इसमें ना देखो 4 स्टेटमेंट्स हैं, मतलब P भी है, Q भी है, R भी और S भी है। Why it is not working? Let me check. Wait a second. So बोर्ड हैंग हो गया था, वापस सब ठीक हो चुका है। So let us take this back. वापस जाते हैं हमारे बोर्ड पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा, हमको 8 क्वेश्चन है इसमें। कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की, सबके सब तो नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट की बात हो रही है, 4 स्टेटमेंट की बात हो रही है। एक है P है, Q है, R है और S है। वो कह रहा है कि P और Q जो है ना ये ट्रू है, मतलब P और Q का जो ट्रूथ वैल्यू है ना वो T है।
और R और जो S है ना, इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो वो बोल रहा है इन सब जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, इन सब का आप ट्रूथ वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मैं डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बट थोड़े से जो हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल का होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट P और ब्रैकेट में Q एंड R, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें ये पता है ना कि P और Q दोनों ट्रू हैं और R और S दोनों क्या है, फॉल्स है। तो उसके वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। तो आगे इसको लेंगे तो P आ जाएगा ट्रू और Q क्या है, ट्रू है, और R क्या है, वो फॉल्स है। दोनों में एंड का रिलेशन है। अभी हमें सारे के सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड वाला क्या बोलता है, T ट्रू एंड ट्रू रहेगा तो उसका आंसर ट्रू आता है। और वाला कनेक्टिव क्या कहता है, उसका रूल क्या है, दोनों फॉल्स रहेंगे और बीच में और है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। इफ देन क्या बोलता है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। चौथा कनेक्टिव यानी डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू और दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आंसर आने वाला है। ठीक है, दोनों साथ में है। तो ये 4 रूल है यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो ब्रैकेट क्या बोलता है, ट्रू एंड फॉल्स। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं आने वाला, तो क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये इसका वैल्यू आ गया फॉल्स। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, इसको आना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको पूरा फोकस लगा दो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बताओ, आई विल टॉक टू यू इन कमेंट। आपका ये डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर देखो क्या दिया गया, यहाँ पर देखो ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स दिया गया। तो मेरा ड्यूटी क्या है, सबसे पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर बीच में क्या एंड है, ये देखो एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो ट्रू नहीं आएगा। ट्रू नहीं आएगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसलिए इसका वैल्यू मुझे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब दूसरा कनेक्टिव क्या है, और है। और का रूल देखो, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं आएगा, नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स नहीं आएगा। और अगर फॉल्स नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू। तो ये वाले पूरे स्टेटमेंट का जो मुझे वैल्यू आ रहा है, ये वाले स्टेटमेंट का जो मुझे ट्रुथ वैल्यू आ रहा है, दैट इज क्या आया, मुझे ट्रू आया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रू आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं और सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। आप चाहिए तो इसको पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ताकि आप कॉपी करते रहो। तब तक मैं वहाँ लिख देता हूँ दूसरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अभी देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है ये वाला, P इम्प्लाइज टू Q, बीच में और है, R इम्प्लाइज टू S। ये हमें सॉल्व करना है। इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, अभी इसको हटा देते हैं। चलो आ जाते हैं वापस इसमें। पहले ये देखते हैं, P इम्प्लाइज टू Q, और हमें ये पता है कि P का वैल्यू, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो P और Q क्या है, P और Q क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू इम्प्लाइज टू Q भी ट्रू है, बीच में और है, और यहाँ पर फॉल्स इम्प्लाइज टू फॉल्स है। समझ में आया मेरा बात? देखो हमने खाली ट्रूथ वैल्यू रखा है। यहाँ पे P इम्प्लाइज टू Q था, हमें पता है P और Q दोनों का वैल्यू ट्रू है, इसलिए मैंने ट्रू इम्प्लाइज टू ट्रू डाल दिया। बीच में और है, R का वैल्यू भी फॉल्स है, S का वैल्यू भी फॉल्स है, यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया R का वैल्यू F और S का वैल्यू भी F। इंप्लीकेशन का रूल क्या है, पहले चेक करते हैं। इंप्लीकेशन मतलब वन साइडेड एरो। वो कहता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, नहीं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पर ऐसा है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है ना। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है तो फॉल्स आंसर नहीं आने वाला, तो क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, ट्रू। और ये भी ट्रू आने वाला है, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आए तो ही फॉल्स आता है, नहीं तो ट्रू आता है। तो यहाँ पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ट्रू और ट्रू। और अब और का रूल देखो, और का रूल, ट्रू और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स नहीं, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर फॉल्स नहीं आने वाला, क्या आने वाला है, ट्रू। तो ये पूरे स्टेटमेंट का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ट्रू। मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू, इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू भी मुझे ट्रू आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। ये क्या कहता है
Q एंड R, और ये और का सिंबल है, निगेशन ऑफ P एंड S। समझ में आया? Q एंड R और P एंड S। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, Q एंड R और P एंड S। तो मुझे ये पता है कि Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है। Q कहाँ पे आ रहा है? ये देखो ट्री है, ट्रू है, ट्रू। R क्या है? फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स। और निगेशन ऑफ P, P क्या है? ट्रू है, लेकिन निगेशन ऑफ P इसका उल्टा हो जाएगा, निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स। एंड है बीच में, और S क्या है? S भी क्या है? फॉल्स है। समझ में आया? अब देखो दोनों में कौन सा करेक्टिव है? एंड है। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। और दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। देखो दोनों ट्रू रहेगा एंड में तो ही ट्रू आता है, ये दोनों भी फॉल्स है तो ट्रू नहीं आने वाला, क्या आने वाला है? फॉल्स। अभी और है, और क्या बोलता है? दोनों फॉल्स रहेगा तो क्या आता है? फॉल्स। तो दोनों फॉल्स है ना यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है, ये वाले क्वेश्चन का जो ट्रूथ वैल्यू है वो आ गया फॉल्स। मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी। अब इसमें से ना ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ डायरेक्ट में। इसके बाद क्या करता हूँ? आई टेक क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा सा बड़ा है, जो मैं आपको समझा दूंगा, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, सो दैट आई कैन गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इसको हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट ऑफ Q एंड R और P एंड R। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको आसानी से सॉल्व कर लूँगा तो आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे 7th और 8th को। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको आपको सॉल्व करना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलो आते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो अभी सबका हम लोग ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। P क्या है? मैंने बताया था P और Q क्या है? ट्रू है, लेकिन यहाँ पर नेगेशन ऑफ P आया हुआ है, इसलिए P का वैल्यू ट्रू है ना, तो नेगेशन ऑफ P का वैल्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स। एंड नेगेशन ऑफ Q, Q क्या है? ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ Q क्या आएगा? फॉल्स। एंड R क्या है? R फॉल्स है पहले से ही, तो फॉल्स। ये पूरा ब्रैकेट फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स, ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? और यहाँ पर आ जाओ, Q क्या है? Q ट्रू है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। एंड R क्या है? फॉल्स है। ठीक है, और P क्या है? ट्रू है, एंड R क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमको? फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता है? एंड रूल क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया? फॉल्स एंड फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स, एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स, वापस एंड आ गया, मतलब अगर ये ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आ रहा है तो ये भी ट्रू एंड फॉल्स ही तो है, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फॉल्स एंड फॉल्स, देखो एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। और ये देखो फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये देखो फॉल्स आ गया, वापस वही क्वेश्चन आ गया, फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है और में, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो इसका ये जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, ये वाला, इसका फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स आ गया। तो मैंने इसमें से 3 या 4 सॉल्व किए हैं, 3-4 सॉल्व किए हैं, बाकी के 4 आप सॉल्व कर लो, 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। बहुत आसान है, अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, डू लेट मी नो, मैं ये वाला पार्ट या ये क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से सिखा दूंगा, बट यू हैव टू बी वोकल, आपको बताना पड़ेगा कि हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द निगेशंस ऑफ। ये बहुत आसान होता है, राइट द निगेशंस ऑफ, खाली जो लिखा है उसका उल्टा लिख देना है हमें। निगेशन मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पे लिखा है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, और इसी में सॉल्व कर देता हूँ। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे तिरुपति इज, यहाँ पर लिख दूंगा मैं नॉट इन आंध्र प्रदेश, निगेशन हो गया। समझ में आया क्या?
मतलब आप पहले लिखोगे P क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, फिर आप लिखोगे नेगेशन ऑफ P, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लिखा है 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस, तो यहाँ पर बाद में आप नॉट हटा दोगे। 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो नॉट हट गया, नेगेशन आ गया। रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर लिखा है, अगर आप ऐसा यहाँ पे लिखते हो रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो आपका ये निगेशन आ गया। पॉलीगॉन ABCD इज ए पेंटागन, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, इज नॉट अ पेंटागन कर दिया तो निगेशन आ गया। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 को आपको सिर्फ ऐसा कर दिया ना, अगर आपने इज नॉट ग्रेटर देन 5 तो आपका निगेशन आ गया। इतना आसान है ये। तो इसी के साथ हम कोई एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिया है हमने। विल गो टू एक्सरसाइज 1.2 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसा मैंने कहा कि हार्ट ऑफ द चैप्टर वो एक्सरसाइज 1.2 है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 1.2 से आते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिया है। कल का जो लेक्चर होगा, या हो सकता है मैं आज शाम को ही शूट कर लूँ, मेरे पास टाइम रहेगा, तो जो सेकंड पार्ट है या एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादा करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के ही आते हैं। तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लेक्चर 1.1। स्टे ट्यून्ड, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही मैं इसका CET के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो बी देयर। बाय बाय, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब अस। ओके, बाय बाय।